प्यारे बच्चों, विभिन्न बच्चों के रिक्वेस्ट पर क्लास 12th एग्ज़ाम के लिए गृह विज्ञान का मॉडल सेट 3 विभिन्न गेस्ट पेपरों की सहायता से बनाया गया है। आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है। इसमें आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को गृह विज्ञान के बच्चों तक जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो गृह विज्ञान होम साइंस का मॉडल सेट 3 का पहला क्वेश्चन है, कठोर साबुन क्या होता है। तो कठोर साबुन वसा और क्षार से बना होता है। इसमें सोडियम सिलिकेट मड नामक और कुछ रेसिन होते हैं। यह पर्याप्त झाग नहीं देता है। तौलिए धोने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो तौलिया धोने के लिए अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं। ये गंदगी सिर हटा देते हैं और दाग धब्बे भी हटा देते हैं। रेडीमेड वस्त्रों की लोकप्रियता के 2 कारण लिखे। तो रेडीमेड वस्त्रों की लोकप्रियता का पहला कारण है समय की बचत, दूसरे विभिन्न डिजाइनों में उपलब्धता। चौथा है वक्र रेखाएं क्या होती है। तो ये घुमावदार तथा गोलीय वाली रेखाएं होती है। इनका प्रयोग परिधान को कोमलता, सौम्यता तथा नारीत्व का भाव देता है। आमचूर और बिस्कुटों पर मानक चिन्हों के नाम बताएं। तो आमचूर 1 मार्क, बिस्कुटों -ISI। बजट की परिभाषा दीजिए। तो बजट घरेलू आय व्यय को एक निश्चित अवधि के लिए लिखित विवरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह विवरण वस्तुओं पर खर्च तथा परिवार द्वारा आवश्यक सामग्री को प्रस्तुत करता है। 7वां है स्वास्थ्यकर भोज्य सामग्री खरीदने से आपका क्या तात्पर्य है। तो स्वास्थ्यकर भोज्य से हमारा तात्पर्य है ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें स्वास्थ्य प्रदान करने वाले सभी तत्व हो, यथा कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, खनिज, विटामिन आदि सभी तत्व विद्यमान है। एक गृहिणी को स्वस्थकर भोजन खरीदते समय इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। 7 मौसम के अनुसार भी स्वस्थकर भोजन की खरीदारी करनी चाहिए ताकि परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक बना रहे। 8वां है विनियोग की परिभाषा दीजिए। तो आय का वह भाग जो हम प्रति माह या प्रति वर्ष आय में से बचाकर किसी ऐसे सुव्यवस्थित योजना में लगाते हैं जिससे हमें आने वाले समय में कुछ न कुछ लाभ मिलता रहे, विनियोग या निवेश कहलाता है। 9वां है ISI का मानक चिन्ह देने वाले ब्यूरो का नाम लिखें तथा यह किन किन चीज़ों पर दिया जाता है। तो मानक चिन्ह देने वाले इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट या मार्क कई पदार्थों को दिया जाता है जैसे वनस्पति, सीमेंट, LPG स्टोव, प्रेशर कुकर, बिजली के उपकरण आदि। इस संस्था का कार्य कारखानों में बने पदार्थों एवं उपकरणों के लिए नियमित गुणवत्ता प्रदान करना है। ज्वर किसे कहते हैं। तो ज्वर उसे कहते हैं जब एक व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है। ज्वर का मुख्य कारण संक्रामक रोग तथा कुपोषण ही होता है। ज्वर 3 प्रकार के होते हैं। अल्पकालीन ज्वर, यह ज्वर कम समय के लिए परंतु तेज होता है जैसे इन्फ्लुएंजा, खसरा, निमोनिया, गलसोधा, सामान्य खरा आदि। दीर्घकालीन ज्वर ऐसा ज्वर लंबे समय तक चलता है पर तापमान अधिक नहीं होता है। और अंतरकालीन ज्वर, यह ज्वर अंतराल पर चलता है जैसे मलेरिया, टाइफाइड आदि। स्वास्थ्य के लिए शुद्ध जल का क्या महत्व है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर को भली भांति चलाने के लिए काफ़ी मात्रा में जल पीता है। पीने वाले पानी स्वच्छ व साफ और ढका हुआ होना चाहिए ताकि कोई भी संक्रामक रोग न फैल सके, क्योंकि गंदा और संक्रमित पानी हैजा, पेचिस, गैंट्रो, टाइफाइड आदि रोगों का कारण होता है। गर्भावस्था में रक्तहीनता को रोकने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो यदि माता के आहार में लौह तत्व की कमी होगी तो यह अमीनिया या अरक्तता से पीड़ित हो जाएगी। उसके रक्त में हीमोग्लोबिन का मात्रा कम हो जाएगी क्योंकि गर्भावस्था में माता के रक्त में 25% बढ़ोतरी होती है। लोहे की कमी से माता रक्तहीनता से पीड़ित हो जाएगी। परिणाम स्वरूप जन्म से पूर्व शिशु के यकृत में लोहे के भंडार नहीं हो पाएंगे और बच्चा भी जन्म लेने के बाद अरक्तता से पीड़ित हो जाएगा। 13 है शिशु के स्तनपान के 2 लाभ बताएं। तो माता का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है क्योंकि यह पचने में सरल और स्वच्छ होता है। यह संक्रमक का कारण नहीं बन सकता। दूसरा, आरंभिक दूध रोग निरोधक क्षमता प्रदान करता है, सरलता से उपलब्ध होता है, यह संपूर्ण आहार है और भावात्मक सुरक्षा भी देता है। 14 है अतिसार तथा निर्जलीकरण में क्या संबंध है, इसे किस प्रकार रोका जा सकता है। तो अतिसार खाद्य विषाक्तता के कारण होता है। इसमें भोजन पचता नहीं है तथा पहला दस्त मगर
पेट में दर्द भी होता है। दस्त के कारण शरीर का जलीय अंश काफ़ी मात्रा में बाहर निकाला जाता है, जिससे निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बच्चे में निर्जलीकरण की स्थिति को रोकने हेतु ORS जीवन रक्षक घोल बनाना चाहिए। यह बाजार से बना हुआ लिया जा सकता है या घर पर उबले हुए पानी में 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच चीनी डालकर भी बनाया जा सकता है। बच्चे को भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ जैसे शिकंजी, लस्सी, छाछ, हल्दी चाय, रेल पानी, चावल का माड़ या फटे दूध का पानी थोड़ी थोड़ी देर में देते रहना चाहिए। 15 है, सामाजिकता के क्या क्या गुण हैं। तो सामाजिक विकास का अर्थ है जिस समाज में बच्चा रहता है उस समाज के अनुसार अपने व्यवहार को ढालने की बच्चे की क्षमता। सामाजिक विकास से ही सामाजिकरण आरंभ होता है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा खाना, बोलना और खेलना सीखता है। इसका अर्थ अपने समूह के साथ अच्छा व्यवहार करना भी है। कीड़ा सामाजिकरण का एक आवश्यक अंग है। विकलांग बच्चे अधिकतर अपने आप को ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों से अलग पाते हैं। ऐसा भेदभाव से बच्चों के सामाजिकरण पर कुप्रभाव पड़ता है। इससे बच्चा निराश और खिन्न रहने लगता है और स्वयं को उपेक्षित महसूस करता है। सामाजिक भेदभाव व लांछन बच्चों के सामूहिक व्यवहार में विघ्न उत्पन्न करते हैं। माता पिता तथा मित्रों की दया दृष्टि के कारण बच्चे का आत्मसम्मान क्षीण हो जाता है। सामाजिक मत जैसे विकलांग मस्तिष्क विकलांग शरीर की देन है, बच्चे के स्वरूप को चोट पहुँचता है। ऐसे बच्चे अधिकतर उग्र व जिद्दी स्वभाव के होते हैं। स्वतंत्र तथा स्वावलंबी बनाने के लिए विकलांग बच्चों को स्नेह, सौहार्द व उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। समाज इन गुणों को विकसित करना चाहिए। बालकों के संवेग की विशेषता बताएं। तो संवेगों के प्रकार। व्यक्ति के व्यवहार में किसी न किसी अंश में संवेग अवश्य विद्यमान होते हैं। इस प्रकार सुगंध दिखाई न देने पर भी फूलों में विद्यमान रहती है, ठीक उसी प्रकार हमारे व्यवहार में संवेग व्याप्त रहते हैं। संवेग बच्चे की प्रसन्नता को बढ़ाने के साथ साथ उसकी क्रियाशीलता को भी बढ़ाते हैं। विभिन्न संवेदों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। दुखद संवेद जिसमें क्रोध, भय, ईर्ष्या आदि है, और सुखद संवेद जिसमें हर्ष, स्नेह, जिज्ञासा आदि। तो दुखद संवेद, पहला क्रोध। शैशव काल में प्रदर्शित होने वाले समान संवेदों में क्रोध सर्वप्रमुख है, क्योंकि शिशु के पर्यावरण में क्रोध करने वाले उद्दीपन होते हैं। शिशु को बहुत जल्दी ही यह मालूम हो जाता है कि दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए या फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जोर से रोक कर, चीख कर या चिल्लाकर अपना क्रोध प्रकट करना सबसे आसान तरीका। यही कारण है कि शिशु केवल भूख या प्यास लगने पर ही नहीं रोता, अपितु जब वह चाहता है कि उसके माता उसे गोद में उठाए तब भी जोर जोर से रोता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह अपने कार्य में बाधा डालने के परिणामस्वरूप भी गुस्से करने लगता है। जैसे जब वह खिलौनों से खेलना चाहे उस समय उसे कपड़े पहनना, उसे कमरे में अकेला छोड़ देना, उसकी इच्छा की पूर्ति न करना आदि। प्रायः सभी बच्चों ने गुस्सा होने के कारण अलग अलग हो सकते हैं, परंतु गुस्सा होने पर सभी एक सा व्यवहार करते हैं, जैसे रोना, चीखना, हाथ पैर पटकना, अपनी सांस रोक लेना, जमीन पर लेट जाना, पहुँच के अंदर जो भी चीज़ हो उसे उठाकर फेंकना या फिर ठोक कर मारना आदि। भय। क्रोध के विपरीत शिशु में भय पैदा करने वाले उद्दीपन अपेक्षाकृत कम होते हैं। शैशवावस्था में शिशु प्रायः निम्न स्थितियों से डरता है: अंधेरे कमरे, ऊंचे स्थान, तेज शोर, दर्द, अपरिचित लोग, हव जगह, जानवर आदि। ईर्ष्या। ईर्ष्या का अर्थ है किसी के प्रति गुस्सा से भरा विरोध करना। ईर्ष्या प्रायः सामाजिक स्थितियों द्वारा उत्पन्न होता है। जब परिवार में नया शिशु आता है तब छोटे बच्चे उस शिशु के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके माता पिता जो पहले केवल उससे प्यार करते थे अब उस शिशु से ही प्यार करने लगते हैं। दूसरा पॉइंट है सुखद संवेद हर्ष। हर्ष का अर्थ है खुशी अथवा प्रसन्नता। सभी बच्चे अपनी खुशी मुस्कुराकर या हंसकर प्रकट करते हैं। इस आयु में बच्चा हंसने के साथ बाहों और टांगों को भी हिलाता है। बच्चा जितना अधिक खुश होता है उतनी ही अधिक उसकी शारीरिक गतियां होती है। 1.5 वर्ष का बच्चा अपने ही चेष्टाओं पर मुस्कुराता है। 2 वर्ष का होने पर या दूसरों के साथ मिलकर हंसने लगता है। स्नेह। बच्चे में लोगों के प्रति स्नेह की अनुक्रिया धीरे धीरे विकसित होते हैं। बच्चे का किसी के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होकर उसकी गोद में आने का प्रयास से दिखाई देता है। जिज्ञासा। जन्म के 2-3 माह पश्चात जब शिशु की आंखों का समन्वय भली भांति विकसित नहीं होता है और उसका ध्यान केवल तीव्र उद्दीपन से ही आकर्षित होता है, लेकिन आयु वृद्धि के साथ जैसे ही शिशु साफ साफ और अलग अलग देख सकता है वैसे ही कोई भी नई या असाधारण बात से आकर्षित होता है, बशर्ते उसका नयापन इतना अधिक ना हो कि भय पैदा कर सके। शिशु का भय कम होने के साथ उसकी जिज्ञासा बढ़ती है।
17 नंबर क्वेश्चन है, परिधान के डिजाइन में संतुलन किस प्रकार पैदा किया जा सकता है। तो किसी भी परिधान को रखने देखने वाले की दृष्टि सबसे पहले उसके रंग पर जाती है, फिर बाह्य आकृति की ओर तथा अंत में परिधान के डिजाइन अथवा नमूने पर। परिधान पर डिजाइन विभिन्न रेखाओं द्वारा बनाए जाते हैं। वस्त्रों को काट छाट कर उन पर झाल, गोटा, प्लीट, पाइपिंग, बटन, कटाई तथा सिलाई इत्यादि द्वारा विभिन्न नमूने बनाए जाते हैं। नमूने विभिन्न रंगों के कपड़ों को जोड़कर या चेकदार लाइनदार वस्त्रों को मैच करके भी बनाए जाते हैं। नमूनों को कढ़ाई, पैच, पेंट, रंगों तथा छापों द्वारा भी बनाया जाता है। सभी परिधानों के डिजाइन रेखाओं व वक्रों, डिजाइनों का आकार, रंग तथा संरचना के सम्मिश्रण से ही तैयार किए जाते हैं। एक डिजाइन में रेखाओं, डिजाइनों के आकार, रंग तथा संरचना के सम्मिश्रण की आवश्यकता इस प्रकार होती कि ये सब मिलकर व्यवस्थित तथा सुंदर लगे। वस्त्रों के नमूनों में रेखाओं, आकार, रंग तथा संरचना को सुंदर लगने के लिए व्यवस्थित करना एक कला है। इस कला के मूलभूत सिद्धांत है। संतुलन। संतुलन परिधान में आकर्षण उत्पन्न कर देता है। संतुलन वस्त्र की मध्य रेखा द्वारा रखा जाता है। गोल्डस्टीन के अनुसार बैलेंस इज कंप्रेशन और आवर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। इट इज रीसेट और रिस्पॉन्स बैलेंस इज नेसेसरी फॉर ए सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। दिस रिजल्ट इफेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुपिंग। इसको देख लीजिएगा। परिधान की मध्य रेखा के दोनों भागों में आकर्षण, रचना तथा अलंकार लगभग समान है तो वह संतुलन औपचारिक कहलाता है। जब दोनों भागों की रचना, अलंकार और आकर्षण में औपचारिकता कहलाता है। जब दोनों भागों की रचना, अलंकार और आकर्षण में भिन्नता होती है, परिधान में संतुलन होता है। तब ऐसे परिधान में अनौपचारिक संतुलन होता है। संतुलित नमूनों वाले परिधान नीरस, तथ्य, एक रसता वाले होते हैं। 18 है, घरेलू हिसाब किताब रखने के क्या लाभ हैं। तो परिवार चाहे किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, हर परिवार की इच्छा होती है कि वो उसकी आर्थिक क्षमता अधिक से अधिक बढ़े ताकि वह दिन प्रतिदिन की अनगिनती बढ़ती हुई भौतिक आवश्यकताओं की पूरी कर सके। जैसे रहने के लिए सुंदर घर, घूमने फिरने के लिए कार, पहनने के लिए सुंदर वस्त्र, खाने के लिए उत्तम आहार आदि। परंतु परिवार की आय के साधन सीमित होने के कारण तथा बढ़ती हुई महंगाई के कारण इस आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त कई बार पारिवारिक आय व व्यय में तालमेल स्थायी नहीं हो पाता। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे ऐसे साधनों का प्रयोग करें जिससे उसकी आय बढ़ सके। इसलिए पारिवारिक आय की संपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है, जिसका मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला, लगातार बढ़ती महंगाई। दिन प्रतिदिन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि पारिवारिक आय में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है। दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए जाने वाले आवश्यक पदार्थों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही, जैसे दाल, चावल, घी, चीनी, कपड़ा आदि। आम व्यक्ति के लिए जीवन बसर करना कठिन हो जाता है क्योंकि उसकी मासिक आय इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से कीमतें बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक आय को संपूर्ति करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। दूसरा है, पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न परिवार के जीवन लक्षण भी भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे उच्च शिक्षा, रहने के लिए अपना मकान, अपनी मोटर कार आदि। इन लक्ष्यों की प्राप्ति सीमित साधनों से नहीं हो पाती, इसलिए धन की आवश्यकता होती है। पारिवारिक आय की संपूर्ति करने के लिए इन लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। बड़ा परिवार। वैसे तो आजकल बड़े परिवार कम होते जा रहे हैं, परंतु अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े परिवारों में रहते हैं, जैसे निम्न आय वर्ग के तथा कृषक वर्ग के लोग। अभी भी लोग छोटे परिवार के महत्व को नहीं समझ पाए हैं। यदि परिवार बड़ा हो तथा आमदनी कम हो तो परिवार के सदस्यों को बहुत ही कठिनाई से जीवन बिताना पड़ता है, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती। ऐसी अवस्था में भी आय की संपूर्ति करना आवश्यक हो जाता है। परिवार का विस्तारशील जीवन चक्र। पारिवारिक जीवन चक्र को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है: 25 से 30, 30 से 35, 40 से 45 और 55 वर्ष के बाद की आयु। इन चारों जीवन चक्रों में सबसे ज़्यादा विस्तार वाला चक्र 40 से 45 वर्ष की आयु का। इस अवस्था में आय की मांग सबसे अधिक होती है। इसी समय बच्चे को पढ़ा लिखा कर उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार किया जाता था। उसकी शादी ब्याह भी इसी समय कराए जाते हैं। इसी क्रम में संपत्ति खरीदी या बनाई जाती है। यही कारण है कि इस समाधि में पारिवारिक आय की संपूर्ति करना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद के समय में यह मांग फिर कम हो जाती है। 5वां है, इच्छित जीवन स्तर व्यतीत करने के लिए। परिवार का प्रत्येक सदस्य चाहता है कि उसका जीवन स्तर ऊंचा हो। इसके लिए वो अपने घर में हर ऐसी चीज़ को जुटाना चाहता है जिससे उसे आराम मिले और समाज में उसका स्तर ऊंचा भी होता रहे, जैसे मन बहलाने के लिए रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न आदि का प्रयोग। आराम पाने के लिए समय तथा श्रम बचाओ उपयोगी यंत्रों का प्रयोग, जैसे मिक्सी, ग्राइंडर,
टोस्टर, रेफ्रिजरेटर आदि। इन सबको पाने के लिए अर्थात आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के लिए पारिवारिक आय की संपूर्ति करना अति आवश्यक है। छठा है सुरक्षित भविष्य के लिए। जिस प्रकार वर्तमान स्थिति में जीवन निर्वाह के लिए मकान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भविष्य के लिए धन को आवश्यकता होती है। भविष्य को तभी सुरक्षित बनाया जा सकता है जब वर्तमान अवस्था में कुछ बचत की जाए। यह बचत भविष्य में आने वाली आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी होती है, जैसे गृह स्वामी का निधन हो जाना, बच्चों का ब्याह शादी रचना, दुर्घटनाएं तथा बीमारी आदि। बंधी बंधाई अथवा कम आय में बचत करना तो क्या परिवार के सदस्यों का खर्चा ही पूरा नहीं हो पाता, इसलिए सुरक्षित भविष्य के लिए भी आय की संपूर्ति करना आवश्यक है। और लास्ट क्वेश्चन है, भोजन पकाने, परोसने और खाने में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो भोजन पकाने में स्वच्छता। भोजन पकाते समय स्वच्छता का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। पहला, भोजन पकाने से पहले हाथों को स्वच्छ पानी और साबुन से धोना चाहिए। विशेषतः शौच आदि जाने, धूप वाले डिब्बा के बर्तनों को पकड़ने, नाक साफ करने, बालों या शरीर के अन्य अंगों में खुजली करने के बाद अवश्य धोने चाहिए। दूसरा, भोजन पकाने या परोसने वाले बर्तनों को राख से, साबुन के घोल से या विम से साफ करना चाहिए। बर्तनों को कभी भी मिट्टी से साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में रोगाणु होते हैं। तीसरा, कभी कभी प्रयोग आने वाले उपकरण जैसे कद्दूकस, छीलनी आदि का प्रयोग करके उसी समय साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उसमें रोगाणु अपना घर बना लेते हैं। चौथा, परोसने वाले बर्तनों को ऐसे पकड़ना चाहिए कि भोजन से संपर्क में आने वाली सतह पर हाथ न लगे। पांचवा, दाल, चावल, सब्जियां तथा फल आदि धोने के लिए केवल स्वच्छ जल का ही प्रयोग करना चाहिए। गंदे पानी से संभव है कि हम उन्हें दूषित कर दें। छठा, पकाने के लिए भी हमें सदैव स्वच्छ जल का ही प्रयोग करना चाहिए। झाड़न आदि प्रतिदिन साबुन से धोने चाहिए। सब्जियां धोकर पकाएं। भोजन को ढककर रखना चाहिए, जिससे मक्खी मच्छरों से सुरक्षित रहे। दूसरा है भोजन परोसने में स्वच्छता। भोजन परोसने के लिए स्वच्छ बर्तनों तथा स्वच्छ स्थान का प्रयोग करना चाहिए। सफाई में परोसा गया भोजन सुरक्षित होने के साथ साथ आकर्षक भी होता है। भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, जिससे मक्खी मच्छरों से सुरक्षित रहे। और तीसरा है भोजन खाते समय स्वच्छता। भोजन खाने से पूर्व हमेशा साबुन तथा पानी से हाथ धोने चाहिए। नोटों तथा सिक्कों को छूकर अधिकांश लोग बिना किसी हिचकिचाहट के खाना खाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि उसमें असंख्य रोगाणु होते हैं। भोजन खा चुकने के बाद भी हाथ धोकर कुल्ला करना चाहिए। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा गृह विज्ञान के छात्राओं के बीच। जय हिंद, जय भारत।